नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्र निरगुडे। नवनिर्माण कविता का अंतिम हिस्सा आज हम आपके सम्मुख पूरा करने जा रहे हैं। इसके पहले तासिकाओं में हमने 6 चतुष्पदियों का अध्ययन किया है, अध्यापन किया है, आपको समझा दिया है। अभी अंतिम 2 चतुष्पदियां एवं स्वाध्याय, इस संदर्भ में आज के तासिका में हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे या आपको मार्गदर्शन करेंगे। अंतिम 2 चतुष्पदियों में यह है, थोड़ी 2 पंक्तियां पुनः रिपीट हो जाएंगी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। देखिए, साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। ये चतुष्पदी है। इसमें साथ निकलेंगे नर नारी। आज हम थोड़ा चिंतन करते हैं कि समाज किससे बना हुआ है। नर नारी से, महिला पुरुषों से, लड़के लड़कियों से, युवक युवतियों से, बूढ़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, मान्यवर लोगों से, इन सबसे समाज की निर्मित हुई है, अर्थात नर और नारी से हुई है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि जब तक नर नारी एक साथ आकर अच्छा काम नहीं करते हैं और नर नारी एक साथ आकर, महिला पुरुष एक साथ आकर काम करने का श्रेय या जो जाता है वह स्पष्ट है, हम सब जानते हैं। महात्मा फुले जी को जाता है, सावित्रीबाई फुले को जाता है। महात्मा फुले जी ने उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त करवा कर दिया, अर्थात नारी पढ़ने लगी, सीखने लगी और वो दूसरों को पढ़ाने लगी। हाँ, इसलिए जो है नारी का समाज में, घर के साथ साथ समाज में भी एक हिस्सा बन गया, हो गया समाज निर्मित के लिए। अर्थात समाज निर्मित के जो अगर उद्गाता है, प्रेरणा स्रोत है, तो हम महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को अगर उद्घोषित करेंगे, उनका नाम पुकारेंगे, तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। और भी तमाम सारे हैं, लेकिन इन दोनों को हम विशेष इसलिए चर्चित रखेंगे क्योंकि महात्मा फुले जी ने पहले नारी को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त कर दिया है। और यहाँ साथ निकलेंगे आज नर नारी, नर और नारी, नारी का उल्लेख हुआ है, इसलिए हम उनका जिक्र जरूर करेंगे। सावित्रीबाई फुले ने उस समय के जमाने में अगर ऐसा कहा होता कि समाज के लोग, समाजकंटक, बुरे लोग उन पर पत्थर मारते हैं, कीचड़ डालते हैं, गोबर डालते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसा अगर उस समय सावित्रीबाई फुले जी सोचती, तो आज की युवतियां, आज की लड़कियां, आज की महिलाएं पढ़ती क्या, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाता। परंतु उन्हें ऐसा न सोचते हुए एक समाज के दृष्टि से समाज उपयोगी निर्णय लिया, जिससे समाज का निर्माण हो सकता है, नव निर्माण हो सकता है। इसलिए कवि ने कहा है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का विषम ताज नर नारी। शब्द को अर्थ लिखिए कि कांटों का ताज मतलब विषम परिस्थिति। विषम परिस्थिति में आज नर नारी जो संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और उसमें लड़के लड़कियां हैं। तमाम सारे लड़के लड़कियां हम देखते हैं, जानते हैं, आप सुनते भी हैं, आपके आसपास भी होंगे कि वर्तमान पत्र दूसरों के घर में डाल के 4 पैसे कमा के स्वावलंबी बन के पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नव निर्माण करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, तमाम सारे लोग होते हैं। मैंने भी स्वयं कमौशिका में पुणे विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है, कमौशिका का काम करते हुए, अर्न लर्न काम करते हुए पढ़ाई की है। जाहिर है बताने के लिए कोई संकोच नहीं है, क्योंकि बिना संकोच से हमने काम किया था, तभी तो हम अध्यापक प्राध्यापक बन गए हैं। ये कहने का मतलब यह है कि समाज निर्मित के लिए हर एक व्यक्ति का योगदान होता है, और वो योगदान होना बहुत जरूरी है, याद रखिए। इसलिए विषम परिस्थिति हर एक व्यक्ति के जीवन में है। ऐसी एक भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में विषम परिस्थिति नहीं है, बाधाएं नहीं है, मुसीबतें नहीं है, रुकावटें नहीं है। सब हर एक व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं न कहीं रुकावटें, बाधाएं
आती रहती है, परंतु उस पर भी मात करते हुए, उसका सामना करते हुए, उसका मुकाबला करते हुए उस व्यक्ति को, उस युवक युवतियों को, छात्र छात्रा को आगे बढ़ना है। ये ध्यान रखकर समाज की निर्मित करनी है। और ये काम जो है उस काल में नर नारी ने किया है, आज भी वर्तमान में नर नारी काम कर रहे हैं। याद रखिए, दोनों संगी है और सहचर है, दोनों साथ साथ रहकर काम करते हैं। संगी यानी साथ रहते हैं, याद रखिए। दोनों संगी है और सहचर, मित्र, सहचर मित्र बनकर एक दूसरे का सहारा मदद करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे महाविद्यालय में हो तो अध्यापक अध्यापिका एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक अच्छा नई पीढ़ी निर्माण करने का काम करते हैं। ये नवनिर्माण है। छात्र छात्रा एक साथ मिलकर एक अच्छा काम करते हैं, ये भी एक नवनिर्माण करने का काम करते हैं। अर्थात ये संगी और सहचर बनकर एक नवनिर्माण का काम करते हैं। और ये करने के लिए इस प्रकार का एक सामूहिक दृष्टिकोण, एक अच्छा दृष्टिकोण, अपनत्व का भाव ही मन में लाना होगा और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार कवि त्रिलोचन जी कहना चाहते हैं। और आगे कहते हैं अंतिम पंक्ति में त्रिलोचन जी, अब रचेंगे इतिहास नर नारी। याद रखिए, अब रचेंगे समाज नर नारी, तो तभी समाज का निर्माण जो है नर नारी कर सकते हैं। और इस समाज का निर्माण जो है करने के लिए नर और नारी की, अर्थात महिला और पुरुष की, लड़का और लड़की की, छात्र और छात्रा की, इन सब की आवश्यकता है। तभी का अच्छा समाज निर्माण हो सकता है। और अच्छा समाज अगर निर्माण होता है तो जाहिर है नवनिर्माण की जो कल्पना है कवि त्रिलोचन जी की, वह यहाँ स्पष्ट होती रहती है। और इस प्रकार का ये समाजवादी और समतावादी दृष्टिकोण इस चतुष्पदी में हमें अनुभव करने को मिलता है। और इस प्रकार का समानतावादी और समतावादी दृष्टिकोण छात्रों को भी अपने जीवन में लाना है, आचरण करना है और आगे बढ़ना है। इस प्रकार का दृष्टिकोण केवल सुनने के लिए और परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो बल्कि परीक्षा के अलावा, परीक्षा तो आपको देनी है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो इसके अलावा आपको इसका उपयोग अपने जीवन में करना है। और तभी ये पढ़ना और पढ़ाना सार्थक और सफल हो जाता है। इस प्रकार की नवनिर्माण का ये बिंदु, नवनिर्माण की एक प्रेरणा कवि त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी में हमें देते हैं। अगला और अंतिम चतुष्पदी इस कविता का, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। क्या? वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। देखिए, इस अंतिम चतुष्पदी में, इस छंद में कवि त्रिलोचन जी बताना चाहते हैं कि वर्तमान बोला मतलब वर्तमान के हर एक व्यक्ति को लगता है कि अतीत ही अच्छा था, मतलब बीता हुआ काल, भूतकाल ही अच्छा था। याद रखिए, इसलिए कवि कहना चाहते हैं हर एक व्यक्ति को ही ऐसे लगता है। तो ये कहना चाहते हैं कि अतीत शब्दों का अर्थ लिखिए, अतीत मतलब लिखिए, अतीत यानी पूर्वजों का जीवन या बीता हुआ काल। अर्थ लिखिए, अतीत, भूतकाल, बीता हुआ काल, पूर्वजों का जीवन। तो वर्तमान बोला, वर्तमान युग के लोगों को, सब लोगों को लगता है कि बीता हुआ काल बहुत अच्छा था। जैसे अभी तो ये बहुत ही वैश्विक महामारी कोरोना की ये भयंकर परिस्थितियां चल रही है, तो हमें लगना ही वाला है, क्योंकि क्या अतीत अच्छा था। अभी वर्तमान में इस प्रकार की स्थितियां चल रही है, तो हमें लगेगा कि वर्तमान बिल्कुल कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। यह स्पष्ट है, हम उसको सहन रहे हैं, परंतु उसका सामना भी हमें बहुत अच्छी तरह से करना है, साहसता से करना है। शासन की ओर से जो सूचनाएं मिलती है, उन सूचनाओं का हमें पालन करना है। केवल हमें बाहर घूमना नहीं है, याद रखिए, उन सूचनाओं का पालन करना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। ये सूचना जो है हमें सरकार की ओर से, WHO की ओर से जो मिलती रहती है, शासन की ओर से मिलती रहती है, उसका पालन हमें करना है। तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे और एक अच्छा नवनिर्माण कर पाएंगे। नहीं तो नवनिर्माण करने के लिए अगर हम है ही नहीं है, तो नवनिर्माण हम किससे करेंगे? इसलिए सिर सलामत तो पगड़ी पचास ऐसे कहा जाता है हिंदी में, हम सब जानते हैं। अगर हम ही सही सलामत है तो तमाम सारी पगड़ियां बांध सकते हैं। हम ही अगर ठीक नहीं है, सिर ही हमारा गायब है, कट गया हुआ है, तो हम पगड़ियां किसको बांधेंगे? अर्थात हम जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर जिंदा रहेंगे, नवनिर्माण करेंगे, और नवनिर्माण करना है तो हमें घर में बैठना होगा। आज की स्थिति में याद रखिए, वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति में हमें अपने आप को बचाना होगा और तभी हम अच्छा नवनिर्माण भी कर सकते हैं। ये छात्र मित्रों को ध्यान में रखना होगा। प्राण के पथ का मीत अच्छा था। याद रखिए, प्राण के पथ यानी जीवन के रास्ते पर चलने वाले जो
लोग होते हैं, पथ यानी अर्थ लिखिए, पथ यानी रास्ता, मित्र यानी मित्र। जीवन के रास्ते पर चलते समय जो है मित्र अच्छे होने चाहिए, याद रखिए, तभी हम नवनिर्माण अच्छा कर सकते हैं। प्राण मतलब साथ देने वाले लोग जो होते हैं, एक दूसरे को सहयोग करने वाले लोग होते हैं। ये एक दूसरे को सहयोग करने वाले लोग अगर एक को कांटा चुभता है तो दूसरों को पीड़ा होनी चाहिए, इस प्रकार की दृष्टिकोण रखने वाला, इस प्रकार का भाव रखने वाले लोग अगर रहते हैं तो ये नवनिर्माण बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए अपनत्व का भाव, एक अच्छा भाव इसमें आना चाहिए, और अपनत्व का भाव जब आता है तो एक नवनिर्माण का एक कदम जो है बिल्कुल साहसता के साथ उठाया जाता रहता है। गीत मेरा भविष्य गाएगा, कवि क्या कहते हैं, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। क्या मेरा गीत जो है जो भविष्य गाएगा, भविष्य में जो है मेरा गीत गाया जाएगा, मतलब भविष्य में गाया जाएगा, मतलब उस समय के वर्तमान के लोग कहेंगे कि पुनः अतीत अच्छा था। अर्थात हर एक व्यक्ति को लगता है कि वर्तमान में बहुत कठिन परिस्थितियां हैं और भूतकाल जो है, अतीत जो है बहुत ही अच्छा था। हर एक व्यक्ति को ऐसे ही लगने वाला है, इसलिए कवि ने कहा है कि गीत मेरा भविष्य में गाया जाएगा। अर्थात जब भविष्य में गाया जाएगा तब वह अतीत होगा और वो भविष्य जो है वर्तमान होगा। इसी प्रकार कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो है अतीत हो या वर्तमान हो, हर एक व्यक्ति को अच्छेपन के भाव से, एक सत विवेक के भाव से संघर्ष करना है, संयमता के साथ, संघर्ष के साथ, समानता के साथ, एक मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक नवनिर्माण करना है। तभी हम नवनिर्माण कर सकते हैं। नवनिर्माण करने के लिए कोई एक अकेला नहीं कर सकता है। अगर अच्छा कार्य करना है, नवनिर्माण करना है, तो हमें एक साथ आना होगा, अच्छा कार्य करना होगा। इसलिए छात्र मित्रों को इस कविता से ये संदेश देना है, आपको अगर अच्छा कार्य करना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो संकोचित दृष्टिकोण न रखते हुए एक खुलेपन के भाव से आपको आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सहयोग करना है। एक दूसरे को सहयोग करने से आपका ज्ञान और वृद्धिंगत होता है और बढ़ता है, और भी ज्यादा ज्ञान बढ़ने से आप और भी एक सुचारू ढंग से आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से, छात्रों से मेरी सूचना है, अध्यापक होने के नाते आप ये अच्छा भाव लेकर आगे बढ़ते रहिए। इस प्रकार ये कविता यहाँ पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस कविता के माध्यम से जीवन मूल्य आए हुए हैं, समतावादी, मानवतावादी, या स्वतंत्रता या संघर्ष हो, परिश्रम हो, ईमानदारी हो, कृतज्ञता हो, इन सारे जीवन मूल्यों को अपने जीवन में लाना है, उसका आचरण करना है, और अपने परिवार के साथ समाज में व्यवहार करते समय, नवनिर्माण करते समय इन जीवन मूल्यों को आत्मसात करना है, इन जीवन मूल्यों का उपयोग करना है। यही इस कविता की सार्थकता है और यही इस पाठ्य पुस्तक का मूल उद्देश्य है। याद रखिए, अब एक कविता समाप्त होने के बाद तुरंत मैं स्वाध्याय पर संक्षेप में प्रकाश डालता हूँ। वैसे तो आप सब जानते हैं कि स्वाध्याय जो है इस कविता के नए पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक पर जो है कविता के बाद में पृष्ठ क्रमांक 14 और 15 पर यह दिया हुआ है। फिर भी उसकी मैं चर्चा करता हूँ। इस स्वाध्याय को आपको हल करना है, लिखना है। 11वीं कक्षा में जैसे स्वाध्याय हम आप करते थे, वैसे 12वीं कक्षा में भी इस स्वाध्याय को आपके स्वाध्याय नोटबुक में, कॉपी में आपको उसको लिखना है। फिर भी स्वाध्याय की थोड़ी चर्चा। उसमें पृष्ठ क्रमांक 14 पर आकलन पर कई प्रश्न दिए गए हैं। आकलन मतलब ऐसा प्रश्न दिया है कि जो आप प्रश्नों को पढ़कर आपने क्या आकलन किया है, इस कविता से आपने कौन से बिंदु ग्रहण किया है, कौन से बिंदु समझ लिए है, उसके आधार पर उसका उत्तर देना है। जैसे कि बल इसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है, उसका अर्थ जो है समझकर उसका उत्तर आपको लिखना है। और कविता में ये सारे उत्तर या इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आपने जो सुना है उसमें आपको सारे उत्तर मिले होंगे। अगला है शब्द संपदा दिया है। शब्द संपदा में प्रत्यय उपसर्ग शब्द दिए हैं, फिर उपसर्ग घटित दिए हैं, प्रत्यय दिए घटित दिए हैं और विलोम शब्द भी दिए हुए हैं। अब देखिए, मैं कई उदाहरण में आपको बता देता हूँ। उपसर्ग में, उपसर्ग किसे कहते हैं आप तो जानते हैं। उपसर्ग यानी मूल शब्द के आरंभ में, शुरू में जो शब्द लगता है या अक्षर लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि नीति शब्द है। नीति शब्द का उपसर्ग कैसे होगा, अनीति, मतलब नीति के पहले अ जुड़ जाएगा, अर्थात उपसर्ग निर्माण हो जाएगा, उपसर्ग युक्त शब्द तैयार हो जाएगा। अगला है बल शब्द है। बल शब्द के पहले प्र शब्द लगता है। प्रबल शब्द है ना, तो प्र क्या लगा, प्र उपसर्ग लगा, इसलिए
उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ तैयार हुआ। इस प्रकार यहाँ फिर विश्वास है। विश्वास जो है, विश्वास शब्द है, उसके आगे अ जुड़ गया तो अविश्वास शब्द तैयार हो गया, और अविश्वास शब्द भी है अर्थात ये उपसर्ग युक्त शब्द तैयार हो गया। उसी प्रकार प्रत्यय युक्त शब्द हम देखते हैं कि रवि शब्द लीजिए। रवि प्रत्यय का मतलब क्या है? मूल शब्द के बाद में जो शब्द जुड़ता है, अक्षर जुड़ते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। अब रवि, रवि का शब्द, रवि शब्द का प्रत्यय शब्द कैसे तैयार करेंगे? रविंद्र, इंद्र, रवि इंद्र, इंद्र शब्द जुड़ने से रविंद्र शब्द तैयार हो गया अर्थात प्रत्ययुक्त शब्द तैयार हो गया। अब यहाँ बल शब्द है। बल शब्द मूल है। बल शब्दों को हीन शब्द जोड़ा तो प्रत्ययुक्त शब्द हो जाता है बलहीन, और बलहीन शब्द तो हम जानते हैं अर्थात ये शब्द भी प्रचलित होने चाहिए। जिन शब्दों के आगे पीछे हम जो शब्द अक्षर जोड़ते हैं वो शब्द प्रचलित होने चाहिए। ये बिल्कुल लादे हुए और थोपे हुए जबरदस्ती से निर्माण नहीं करना है। ये शब्द प्रचलित और चर्चित होने चाहिए। तो ये सारे शब्द जो जिनकी चर्चा हमने की है ये प्रचलित है, चर्चित है। अब विलोमार्थी शब्द देखिए, 2-4 विलोमार्थी शब्दों की हम चर्चा करते हैं शब्द संपदा के अंतर्गत। उसमें विश्वास, अविश्वास, अंधेरा, प्रकाश और सत्य, असत्य, इस प्रकार के भी शब्द दिए हुए हैं। आप वह पृष्ठ क्रमांक 14-15 पर इस पाठ्य पुस्तक में देखिए, जो PDF फाइल आपके पास आई होगी। अब आगे है अभिव्यक्ति यानी स्वमत। उस पर एक दो प्रश्न दिए हुए हैं। स्वमत आप जानते हैं, स्वमत लिखते समय आपको शुद्ध लिखना है, स्पष्ट लिखना है, पठनीय लिखना है, और स्वमत नकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, वो आपका मत है, परंतु सत विवेक भाव से चिंतन करके स्वमत लिखना है और 7-8 पंक्तियों में लिखना है। ये आप सबको ध्यान में रखना है। इसके पहले भी आपने स्वमत बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं, और क्योंकि आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, 11वीं कक्षा में भी आपने स्वमत लिखा हुआ है। अब है रसास्वादन। रसास्वादन कविता का अगर करना है तो कविता के रचना, कविता के कवि कौन है, वह कविता की पसंद पंक्ति कौन सी है, उस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, उसका केंद्रीय भाव क्या है, और जो आपने पसंद पंक्ति ली है वो पसंद क्यों है, ये सारे 4-5 मुद्दों के आधार पर कविता का आपको रसास्वादन करना है। और आखिर पृष्ठ क्रमांक 15 पर साहित्य संबंधी भी कई प्रश्न दिए हुए हैं। उसमें साहित्य संबंधी ज्ञान ऐसे दिया हुआ है, तो आपको साहित्य, हिंदी साहित्य के संदर्भ में भी कई प्रश्न आप मन से ये स्वाध्याय में जोड़ सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक पुस्तक के अंत में इसकी चर्चा भी की हुई है, अंतिम पृष्ठों में उसका भी आप आधार ले सकते हैं, या चतुष्पदी के लक्षण बताइए वगैरह, इस प्रकार के भी साहित्य संबंधित प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। तो साथ ही इस प्रकार यहाँ ये नवनिर्माण कविता के अंतिम हिस्सों को पूरा करने के साथ साथ स्वाध्याय की भी चर्चा हमने यहाँ की है, और इसी के साथ साथ आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।